मैं पहले यूनिट नंबर 7 इसको मैं पढ़ना चाह रही थी, क्योंकि कल हमने जो यूनिट नंबर 5 पढ़ा था, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हियरिंग एड्स थे। सो उसी की कंटिन्यूटी में मैंने 6 को अभी स्किप किया है, जो कि ईयर मोल्ड के हवाले से था। ईयर मोल्ड के बारे में अभी हम इसके बाद में पढ़ते हैं। अभी हम ना हियरिंग एड्स और डिफरेंट हियरिंग असिस्टेंट टेक्नोलॉजीज के हवाले से थोड़ा पढ़ते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी आपकी दुआओं का, थैंक यू सो मच। अब आप देखें कि हमारा मकसद क्या है, मेजर पर्पस क्या है। हम लिजनिंग डिवाइसेस की बात करते हैं, हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। इसका मेजर पर्पस क्या है कि हम जो स्पीच है उसको ऑडिबल बना सकें, सुनने के काबिल। किसके लिए? डेफ जो हमारे हेयरिंग इम्पेयर्ड पर्सन है, या जिनको और भी जिनको जो है सुनने का मसला है, उनके लिए स्पीच को ऑडिबल बना सके। मतलब आप देखें कि एक इंसान जो है वो पहले सुनता है और फिर बोलता है। अब अगर हम डिफरेंट लिसनिंग डिवाइसेस यूज करते हैं जिसमें हमारे पास हेयरिंग एड है या देकर उसके टाइप्स हैं, तो जब एक हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा या एडोलसेंट या जो अडल्ट उसको यूज करता है, तो हमारा मकसद यही होता है कि वो आवाज सुन सकेगा, और जब वो आवाज सुन सकेगा तो वो फिर उसके बाद डिफरेंट आवाजों में फर्क कर सकेगा। जैसा कि उस दिन बात हो रही थी कि जो कोक्लियर इम्प्लांट किया जाता है बच्चों का या किसी बड़े का, वैसे तो कोशिश ये की जाती है कि 5-6 साल की एज तक के बच्चे का कोक्लियर इम्प्लांट कर दिया जाए। अगर उसके बाद स्पीच की या ऑडिटरी ट्रेनिंग, ऑडिटरी जैसे सुनने की ट्रेनिंग ना की जाए, तो जो आवाजें बच्चे को सुनाई दे रही हैं वो उसके लिए शोर बन जाएंगी। सो यहाँ पे हमारा लिसनिंग डिवाइसेस लगाने का बच्चों का मकसद यही होता है कि वो स्पीच साउंड्स को सुन सके। मेक नॉन स्पीच ऑडिबल, मतलब जो आवाजें हमारी स्पीच में नहीं आती हैं वो भी वो उनमें भी फर्क कर सके, उनको भी वो सुन सके। जैसा कि आप देखें कि अभी मैं वो बात कर रही हूँ, ये एक नॉर्मल जो है स्पीच लेवल है, ये आप सबके लिए ऑडिबल है, मतलब आप सब लोग मुझे सुन सकते हैं, ठीक है। जो नॉन स्पीच है, सॉरी जी मैं एक्चुअली बिल्कुल साइड पे एक ऐसे रूम में बैठती हूँ जहाँ किसी का आना जाना नहीं होता, तो वहाँ पे बाहर से साउंड बहुत ज्यादा आती हैं आपको, इसलिए मेरी बैक साइड से काफी ज्यादा नॉइस आता होगा। लेकिन मैं चूंकि पढ़ाने के लिए मुझे पूरी अटेंशन चाहिए होती है, सो मैं इसलिए घर के बिल्कुल एक कोने में आ जाती हूँ जहाँ बाकी कोई भी ना आ सके, ठीक है। इसलिए उम्मीद है कि आपको डिस्टर्ब नहीं करती होंगी बैक साउंड जो होती हैं, अक्सर वो बाइक गुजरती है या कोई और चीज इस तरह से। मैं नॉन स्पीच ऑडिबल, नॉन स्पीच से मुराद ये होती है कि जैसे कि अभी बाइक की आवाज आपको आई थी मेरे सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से, या कोई अगर आइसक्रीम वाली गाड़ी गुजरती है तो उसकी जो आवाज है वो नॉन स्पीच है, वो हमारी आम स्पीच में नहीं आती। जो माहौल में डिफरेंट आवाजें हैं, परिंदों के चहचहाने की आवाजें हैं, जहाज के गुजरने की आवाज है, ट्रेन के गुजरने की आवाज है, ये नॉन स्पीच है। रीस्टोर रेंज ऑफ लाउडनेस, रीस्टोर रेंज ऑफ लाउडनेस से मुराद ये है कि जैसे कि हमारे माहौल में जो डिफरेंट आवाजें हैं उनकी लाउडनेस का रेंज जो है वो डिफरेंट होती है। सो हमारा एक मकसद ये भी होता है कि जो हमारे गूंगे बहरे अफराद हैं उनके जो रेंज ऑफ लाउडनेस है उसको हम रीस्टोर करने की कोशिश करते हैं हेयरिंग एड वगैरह लगा के, ताकि वो जान सकें कि जो आवाज की लाउडनेस है डिफरेंट आवाजों की, जैसे प्लेन अगर गुजरता है तो उसका लाउडनेस लेवल डेफिनेटली ज्यादा होगा। हाँ अगर आप कहीं दूर से उसको सुन रहे हो तो उस सूरत में उसका लाउडनेस लेवल कम हो सकता है। अगर थोड़ा ज्यादा नजदीक है, बिल्कुल आपके ऊपर से गुजर रहा है, या एयरपोर्ट कहीं आपके घर की सराउंडिंग्स में है, तो उस सूरत में आपको लाउडनेस ज्यादा फील होगी। सो इस चीज को हम रिस्टोर कर सकें, इसके लिए हमें ये हमारा मेजर पर्पज है। हेयरिंग चैलेंजेस क्या होती है जी? हेयरिंग चैलेंजेस मतलब समाज के हवाले से जो हमारे स्पेशल पर्सन है उनके लिए क्या चैलेंजेस है। हेयरिंग सॉफ्ट स्पीच, अब आप देखिए जैसे कि मैं मुझे पढ़ाते हुए इनको काफी टाइम हो गया। हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं, डेफ एंड डम है, उनको, वो जो बच्चे जिनकी रेजिडुअल हेयरिंग होती है या माइल्ड टू मॉडरेट लेवल के हेयरिंग लॉस के साथ होते हैं, उनके लिए भी इवन मुश्किल होता है। जैसे अभी अगर मैं सॉफ्ट स्पीच से मुराद ये कि बिल्कुल ही नॉर्मल लेवल पे, या उससे थोड़ा सा आम रूटीन से थोड़ा लोअर लेवल पे, क्योंकि मुझे फ्लू है मैं बात कर रही हूँ,
तो उन बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो सॉफ्ट स्पीच को जो आम लोग एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं वो उसको सुन सकें, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि हेयरिंग स्पीच क्लियरली, वो किसी स्पीच साउंड को क्लियरली सुन सके, ये भी एक चैलेंज है। हेयरिंग स्पीच इन नॉइजी इन्वायरमेंट, जहाँ शोर हो रहा हो या बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइस हो, वहां पे भी वो जो है स्पीच साउंड को नहीं सुन सकते क्लियरली, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए देखिए, आपको जब एसन ने भी अपनी वीडियो भेजी थी तो उसने उस वीडियो में कहा था कि ये मेरा साउंड प्रूफ रूम है, उसने क्लियरली वहां बताया था। फिर हम जब प्योर टोन ऑडियोमेट्री करते हैं तो उसमें भी बार बार वहां पे मेंशन किया गया था कि आपके रूम का जो है वो साउंड प्रूफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साउंड प्रूफ होने का मकसद यही है कि जब हम डिफरेंट टून्स जब हैं हम उनको देते हैं उस बच्चे के दोनों कानों में, या अगर हम एयर कंडक्शन कर रहे हैं, बोर्ड कंडक्शन कर रहे हैं, तो उस सूरत में अगर नॉइस एनवायरनमेंट का आ रहा होगा, साउंड प्रूफ रूम नहीं होगा, तो फिर उस सूरत में ये है कि जो बच्चा आवाजें वो जो टोन हम दे रहे हैं वो नहीं सुन सकेगा। या अगर हम मास्किंग भी कर रहे हैं उस सूरत में भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको रिस्पॉन्स करना, फिर हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो रिलायबल नहीं होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि साउंड प्रूफ रूम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जी हेयरिंग स्पीच इन रिवर एनवायरनमेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये बताइएगा रिवर बेरेंट एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? जी, इसका रिवर बेरेंट एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? जी स्टूडेंट्स। ऐसा आपको तो पता होगा, बाकी किसी को भी आइडिया नहीं जी। साउंड रिफ्लेक्ट जहां हो। इसके अलावा जी कोई स्टूडेंट? जो इको होता है जी, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, गुड वलीद। रिवर बेरेंट जो होता है, जैसे हम लोग जब किसी इको साउंड का आप लोगों को पता होगा, आवाज में गूंज आना या आवाज का पलट के वापस आना, उसको कहते हैं जी रिवर बेरेंट इन्वायरमेंट। ये भी हमारे जो समाज से महरूम अपराध हैं, जो डेफ एंड डम है, वो अगर किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जाएं, जैसे आपने देखा होगा अक्सर लोग किसी वैली में, किसी वादी में, किसी ऐसी ओपन प्लेस पे, या किसी माउंटेन के पास, किसी वो जो केव सी बनी होती है, गार, वहां जाते हैं, जब वो उसमें कोई अल्फाज अदा करते हैं तो वो वापस उनको जो है वो गूंज सी सुनाई देती है। सो यहाँ पे भी वो बता रहे हैं कि वहां पे भी हमारे जो ये समाज से महरूम अपराध है उनको जो है सुनने में दिक्कत होती है, ये उनके लिए चैलेंज है। डेफिनेशन ऑफ हेयरिंग एड है, इसको मैं एलैबोरेट नहीं करूंगी, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, इसमें काफी चीजें रिपीट हो रही है। टाइप्स ऑफ हेयरिंग लिसनिंग डिवाइसेस है, जो कि हमारा ये टॉपिक था। इसमें हमारे पास जो टाइप्स ऑफ हेयरिंग लिसनिंग डिवाइसेस हैं, अच्छा आज टाइम मेरा ख्याल है काफी, इसको नहीं पता था अभी तक, तादाद कम है, अदरवाइज बच्चे काफी आ जाते हैं। अभी तक 27 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, मेरा ख्याल है शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। अगेन मैंने कल रिपीट तो किया था वैसे। इसमें हमारे पास है जी हेयरिंग एड्स है, जिसके बारे में कल हमने पढ़ा था। लॉगिन नहीं हो रहा, चले हो सकता है कि वेबसाइट में मसला हो। 10 मिनट्स वाली ब्रेक पहले ले लेते हैं जी। मोहम्मद वलीद, अभी मैं आपको नमाज के लिए इंशाल्लाह 10 to 15 मिनट्स की ब्रेक दे दूंगी, फिर आपने जो करना हुआ कर लीजिएगा। अभी इंशाल्लाह अजान हो जाती है तो आपको प्रेयर ब्रेक में दे देती हूँ, तब तक हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। जी अभी अजान नहीं हुई है, मुझे पता है, जैसे ही अजान होती है ईशा की तो फिर आप लोगों को मैं फौरी तौर पे ब्रेक दे दूंगी, फिर आप लोग अपना कोई जरूरी काम है वो कर ले या नमाज अदा कर लीजिएगा। ओके जी, इसमें हेयरिंग एड्स हैं, हम लिसनिंग डिवाइसेस की टाइप्स देखते हैं। ALDs, HATs है, ये अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। अलर्टिंग डिवाइसेस है, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक अलर्टिंग डिवाइसेस यहाँ पे तो लिसनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं, जो हम
लिसनिंग का सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखें, मज़े की बात है, ये मुझे मिसाल याद आ गई जब हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया था। आप देखते हैं कि जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के घरों में जब कोई आता है, डोर बेल हमने लगाई होती है अपने गेट पे। या तो अगर कोई गेट बजा दे हमें अंदाज़ा हो जाता है, आवाज़ आती है। या अगर कोई गेस्ट वगैरह या कोई और बंदा आया है, कोई न्यूज़पेपर वगैरह या कोई मिल्कमैन है, वो आके डोर बेल जब बजाता है तो हमें आवाज़ आती है और हम जाके गेट खोल देते हैं। अब आप सोचें कि एक घर में ज़रूरी नहीं है कि हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन जो हैं, वो अकेले ना रह सकते हों। मेरा तो वास्ता ही इन लोगों से पड़ता है डेली लाइफ़ में भी। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जो हियरिंग इम्पेयर्ड है और जिनकी आपस में शादियाँ हुई हैं। आगे से इवन उनके बच्चे भी हियरिंग इम्पेयर्ड हैं। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका फादर और उसकी मदर दोनों हियरिंग इम्पेयर्ड थे और आगे से वो तकरीबन 4 बहन-भाई थे और वो चारों के चारों हियरिंग इम्पेयर्ड थे। मतलब जेनेटिक फैक्टर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था। काफ़ी केसेज़ में नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, लेकिन ये एक अलग बहस है, ख़ैर इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अलर्टिंग डिवाइस की हम बात कर रहे हैं। तो आप देखें कि एक घर में जहाँ पे 6 से 7 अफ़राद हैं और वो सब के सब हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, वो भी सीवियर टू प्रोफाउंड कैटेगरी के, तो वहाँ पे उनके घर में अगर कोई आया है, वो तो दरवाज़ा पीट-पीट के पागल हो जाएगा। वो तो बेल दे-दे के पागल हो जाएगा। तो उसको उनको कैसे पता चलेगा कि जी बाहर गेट पे कोई आया? तो इस सूरत में जो है इन इन लोगों के लिए एक अलर्टिंग डिवाइस है, जो बाहर उसका बटन लगा दिया जाता है। जैसे कि डोरबेल का बटन होता है, अंदर कुछ लाइट्स लगा दी जाती हैं, ठीक है? मोबाइल पर कॉल कर लेनी चाहिए। मोबाइल पर कॉल भी ठीक है, आजकल तो वीडियो कॉल का दौर है, लेकिन ये उससे पहले ये डिवाइसेज़ मुतारफ़ हुई थी जब वीडियो कॉल वगैरह भी नहीं होती थी। टेक्स्ट मैसेज, सारे गूंगे-बहरे अफ़राद इतने पढ़े-लिखे नहीं होते कि वो मैसेज पढ़ें। हाँ, एक चीज़ है, आजकल एंड्रॉयड सबके पास है। ये बच्चे जो है वीडियो कॉल पे बहुत ज़्यादा आपस में एक-दूसरे से बातचीत करते हैं। लेकिन मैंने आपको अलर्टिंग डिवाइस का बताना था, इसलिए मैंने ये मिसाल आपको दी है। हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाते हुए बताया था कि वो डोर बेल का बटन जब भी कोई विज़िटर उनके घर में आता है, जब वो बटन दबाता है ना, तो अंदर आवाज़ की बजाय एक कुछ लाइट्स होती हैं जो ब्लिंक करना शुरू हो जाती हैं। उससे उनको आइडिया हो जाता है कि बाहर कोई आया है, ठीक है? फिर वो जाके डोर ओपन कर देते हैं। मुझे तो ये मज़े की बात लगी थी कि देखिए इन लोगों के लिए भी जो है फैसिलिटी जो है वो पैदा की गई थी। जी, शाहनवाज़ आपके स्टूडेंट ग्रुप में कॉल करते हैं। वीडियो मेरे स्टूडेंट जो है उनका बस चले वो हर टाइम ही करते रहे अनटिल और अनलेस हमारी ब्रेक में फुल टाइम वीडियो कॉल ही हो रही होती है क्योंकि मैं बड़े बच्चों को डील करती हूँ। सो अलर्टिंग डिवाइस की एक मैंने आपको छोटी-सी मिसाल दी है। इसमें मैं आप लोगों को जो है ना मज़े की बात बताती हूँ। एक छोटी-सी बात याद आ गई इसी हवाले से लिसनिंग के हवाले से। मेरा एक स्टूडेंट था, मेरे तो माशाल्लाह कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो माशाल्लाह से मैरिड हैं और साहिब-ए-औलाद हैं। वो मेरा एक स्टूडेंट था उससे एक दिन बात हो रही, उसने कहा कि मैंने ना अभी बस कर देना है इंटरमीडिएट के बाद। जी, गुड हो गया जी, एहसन आपकी मिसाल मैंने पढ़ ली है। मैंने मैंने सुना इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन ज़रूर करना, स्टडी करना बहुत अच्छी बात है। आपके पास इतनी अच्छी डिग्री होगी हायर, आपको जॉब अच्छी मिल सकती है। कहता है नहीं हमारा बिज़नेस है तो मैं अब शादी कर लेनी है। मैंने कहा चलो ठीक है तो तुम कर लेना। मैंने कहा अच्छा तुम ये बताओ कि तुम हियरिंग इम्पेयर्ड मतलब डेफ एंड डम्ब से करोगे या नॉर्मल से करोगे? कहता है मैं तो नॉर्मल से करूँगा। मैंने कहा क्यों? कहता है कि मैं भी डेफ एंड डम्ब हूँ, मैं रात को सोया होऊँगा, मेरी बीवी भी डेफ एंड डम्ब हुई, हमें पता ही नहीं चलेगा घर में चोर आ गया। अब नॉर्मल हुई तो मुझे जगा तो देगी ना कि चोर आ गया है, तो मैं अपने पैसे बचा लूँगा जो मैंने इतनी मेहनत से कमा के बिज़नेस से सेव किए हैं। तो मुझे उसकी मिसाल सुन के बड़ी हँसी आई। मैंने कहा हाँ, वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है। एक डेफ होगी उसको भी आवाज़ नहीं आएगी, दोनों सोए रहोगे आराम से। तो बात तुम्हारी ठीक है, तुम बड़े चालाक हो। मैंने ख़ैर उसको ऐसे कह के बात वाइंड अप की, लेकिन मुझे बड़ी हँसी आई। आप देखें वो लोग भी अपनी जगह ठीक है, ठीक है? अच्छा फिर कुछ लोग कुछ बच्चे जो हैं वो पसंद करते हैं कि वो हियरिंग इम्पेयर्ड से ही शादी करेंगे, ठीक है? एक मुझे पता चला कि एक कपल था, वो दोनों हियरिंग इम्पेयर्ड थे, उनका ब बेबी हुआ वो नॉर्मल था।
आप यकीन करें वो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, वो अलग रहते थे। बेबी रात को 1-2 दफ़ा बेड से गिर गया, रोता रहा। वैसे भी रात को जाग जाता था, रोता था, तो उनको पता नहीं चलता था। मतलब काफ़ी सारी इस तरह की कंप्लेंट्स आई। लेकिन ख़ैर अभी आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज़ का अल्टरनेट आ गया है। उसके बाद है जी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट्स हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। बोन एंकर्ड हियरिंग एड्स है और कॉक्लियर इम्प्लांट्स हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरे पास नमाज़ इशा स्टार्ट हो गई है। मैं 1 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार करने लगी हूँ ज़रा। एरियाज़ का फ़र्क होता है, तो अभी कुछ देर में आप लोग ब्रेक कर लीजिएगा, आप मुझे बता दीजिएगा तब। ओके जी, हियरिंग एड के कुछ स्टाइल्स हैं यहाँ पे। ये हमने कल काफ़ी इसको डिटेल से पढ़ा था। जैसे बॉडी वॉर्न होते हैं, ग्लासेस के साथ जो होते हैं, बिहाइंड द ईयर होते हैं, इन द ईयर होते हैं, इन द कैनाल होते हैं, ठीक है, कंप्लीटली इन द कैनाल होते हैं, सीआईसी। इसके अलावा बोन कंडक्शन, आप लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा था कि वो बोन के साथ कैसे फिक्स होता है, तो फिर पता चला था कि वो सर्जरी के थ्रू होता है। इसके अलावा बोन एंकर्ड है, ठीक है। तो ये कुछ हेयरिंग एड स्टाइल्स हैं जो यहाँ पे उन्होंने बताए हैं। ये रिपीट हो रहा है हमारा टॉपिक। ये है वो वही चीजें हैं जो कल हमने पढ़ी थी कि रिसीवर इन द एयर, रिसीवर इन द एड, ये कुछ उसकी टाइप्स बताई गई हैं। बोन कंडक्शन है ये, जैसा कि वो मेस्टॉइड के साथ पीछे ही अटैच होता है, ये कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। अच्छा जी, बोन एंकर्ड हियरिंग एड, इसके बारे में हमने कल बोन कनेक्शन के बारे में पढ़ा था। ये भी उससे मिलता जुलता ही है, बोन एंकर्ड हियरिंग एड। ये भी सर्जिकली जो है ये इम्बीड यानी उसको फिक्स किया जाता है पोस्ट इनटू स्कल विद अ स्मॉल abutment. A sound processor sits on abutment. The implant vibrates the skull. ये देखें जैसे यहाँ पे ये एक डिवाइस छोटी सी लगी हुई है, ये स्कल को जो है जाके ये वाइब्रेट करता है एंड स्टिमुलेट द कॉक्लिया, और ये कॉक्लिया को स्टिमुलेट करता है कैसे? बोन कंडक्शन से, बाईपासिंग आउटर एंड मिडल ईयर। जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि जब हम मेस्टाइड पे वो डायरेक्ट एक चीज प्लेस करते हैं, वो हमारे आउटर और मिडल ईयर को बाईपास करके डायरेक्ट इनर ईयर में जाती हैं, वहां से साउंड वेव्स। सो इसका ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट बेस्ट कंसिडर किया जाता है बोन एंकर्ड हियरिंग एड किस सूरतों में? कंडक्टिव हियरिंग लॉस जब हो, या मिक्स्ड हो, या यूनिलेटरल एक कान से जब सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो, या कोई क्रोनिक एयर इन्फेक्शन हो, या कंजेनिटल एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एट्रीशिया, मतलब कंजेनिटल जो है हेयरिंग लॉस हो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, जिसमें इन्फेक्शन भी हो जाए, तो उस सूरत में जो है ये BAHA बोन एंकर्ड हेयरिंग एड जो है इसको बेस्ट कंसिडर किया जाता है। वालेकुम अस्सलाम जी। हेयरिंग एड्स में हमारे पास वो जो कहता है इसकी जो मेजर टाइप्स हैं वो 3 है। एक है कन्वेंशनल जिसको रवायती कहते हैं, कुछ पुराने जो हैं। दूसरे हैं प्रोग्रामेबल जिसमें डिजिटल चीजें इस्तेमाल होती हैं, एनालॉग होते हैं उसमें या डिजिटल होते हैं। और तीसरे हैं जो कम्प्लीटली डिजिटल होते हैं। ये इसकी मेजर 3 कैटेगरीज हैं। एनालॉग कौन से होते हैं? एनालॉग हेयरिंग एड्स जो होते हैं वो साउंड को पिकअप करते हैं और कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में। एनालॉग, these hearing aids have trimmers that are manually adjusted by hearing healthcare professional using a tiny screwdriver. इसके अंदर कुछ ट्रिमर्स होते हैं जो कि मैनुअली डिफरेंट, जैसे हमारे ENT स्पेशलिस्ट वगैरह हैं या जो इस हवाले से जो प्रोफेशनल इसको डील करते हैं, वो इसको मैनुअली फिक्स कर देते हैं एनालॉग के अंदर। इसके अलावा जो प्रोग्रामेबल होते हैं ना, प्रोग्रामेबल हेयरिंग एड्स मस्ट बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर फॉर योर हेयरिंग हेल्थ के प्रोफेशनल टू मेक एडजस्टमेंट। ये कंप्यूटर से अटैच होके फिर उसमें जो है डिफरेंट ट्रेनिंग की जाती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल या ENT सर्जन से। डिजिटल हेयरिंग एड जो होते हैं कंटेन कंप्यूटर चिप्स, उनके अंदर कंप्यूटर चिप्स लगी होती हैं, जैसा कि हमारे डिफरेंट मोबाइल्स में या हमारे जैसे ID कार्ड के अंदर चिप लगी होती है दैट कन्वर्ट था। और इसके अलावा जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है उनकी बॉडी में भी जैसे वो जो बिल गेट्स की चिप है वो चली गई है। सो ये वही वाली चिप है, ठीक है। दैट कन्वर्ट द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को, नहीं मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सही बता रही हूँ। बस आपने वहां बाजू पे जहां लगा था ना लगाई थी ना वैक्सीन, वहां मैग्नेट नहीं लगाना।
ठीक है। The digital hearing aid can perform complex processing of the sound. ये डिजिटल हेयरिंग एड लेटेस्ट है हेयरिंग एड जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग ऑफ द साउंड जो है उसको ये मतलब एक इसका कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये साउंड को कलेक्ट करता है और आगे जिस तरह से ट्रांसफर करता है एज रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाउड बैकग्राउंड नॉइज। ये बैकग्राउंड का जो शोर होता है ना उसकी शिद्दत को कम कर देता है और एक्चुअल साउंड को जो है वो उसको आगे उसकी एनर्जी को आगे डिलीवर करता है। टिपिकली ये कंप्यूटर के थ्रू जो है ना इसको प्रोग्राम किया जाता है। अच्छा जी, हेयरिंग एड का मेजर हमारा जो टॉपिक था ना स्टूडेंट्स यूनिट 7 का, वो बेसिकली हेयरिंग एड के कंपोनेंट्स के हवाले से था। ठीक है, मैंने यूनिट 6 स्किप किया था कि पहले हम 7 पढ़ ले क्योंकि ये 5 की कंटिन्यूटी है। सो इसके कंपोनेंट्स में मेजर हमारे पास जो कुछ चीजें हैं ये है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन वैसे ही है जैसे अभी मैंने हैंड्स फ्री लगाई हुई है, इसका माइक्रोफोन जो काम कर रहा है, या आप लोगों के जो हेडफोन्स हैं उसका माइक्रोफोन काम कर रहा है, वो वही इसका है। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर मतलब किसी साउंड की इंटेंसिटी को जो है बढ़ा देना, वो उसमें एम्पलीफायर है। लाउड स्पीकर आप लोगों को पता है, लाउड स्पीकर मतलब यहाँ पे लाउड स्पीकर से मुराद रिसीवर है। और एक है जी स्मॉल कंप्यूटर, मतलब जो लेटेस्ट डिजिटल हमारे पास हेयरिंग एड है वो कंप्यूटर के थ्रू जो है प्रोग्राम किए जाते हैं। डराने वाली बात थी, मैंने डराने वाली बात कोई नहीं की, वो जस्ट एक छोटा सा आप समझ लें कि चुटकुला था। मैंने ये कहा कि जैसे इसमें कई हेयरिंग एड के अंदर चिप्स होती हैं, जैसे हमारे CNIC पे चिप होती है जो नाजरा की तरफ से जो लेटेस्ट इशू हुए हैं, और जैसे कि जो आप लोगों में से जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है उनकी बॉडी में अब चिप चली गई है, बिल गेट की बनाई हुई, बिल गेट्स ने जो बनाई थी। सो जी माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन पिक अप साउंड फ्रॉम द एयर, साउंड लेके इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एम्पलीफायर क्या करता है जी, बिल्कुल ठीक है, ज़ोंबी ज़ोंबी बन जाएगा, ठीक हो गया जी। आपने लगता है नहीं लगवाई इसलिए आपने ये स्टेटमेंट दी है। तो एम्पलीफायर जो है वो क्या करता है, वो इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल जो कि उसको माइक्रोफोन से मिलते हैं, जिनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसने कन्वर्ट किया होता है, वो उसको उसकी इंटेंसिटी को यानी शिद्दत को बढ़ाता है। Filters modify the sound so that only sound which are relevant for the person are amplified. बैकग्राउंड नॉइज को रिड्यूस किया जाता है, जो एक्चुअल साउंड है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाता है और वो आगे जो है उस पर्सन को डिलीवर कर दिया जाता है। लाउड स्पीकर यानी यहाँ पे रिसीवर से मुराद है, थर्ड बेसिक कंपोनेंट है ये लाउड स्पीकर। इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू अकूस्टिक सिग्नल। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को अकूस्टिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अकूस्टिक बेसिकली सुनने को ही कहते हैं, जो इंसान की सुनने की सलाहियत है, और इसकी मदद से जो है वो जो पर्सन होता है जिसने वो आला समात लगाया होता है वो सुन सकता है। एक स्मॉल कंप्यूटर है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा कंप्यूटर इसके साथ फिट होता है, ये इसकी बेसिकली बॉडी के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं ना उसकी केसिंग, जैसे हमने कल जब हेयरिंग एड के बारे में पढ़ा था, हमने देखा कि कहाँ वो बॉडी वॉन जो बॉडी पे पहनते थे, इतने बड़े हेयरिंग एड से लेके जो है छोटे से छोटा हेयरिंग एड, इवन जो इंदा केनाल और कम्प्लीटली इंदा केनाल हेयरिंग एड था उसकी केसिंग कितनी छोटी होती है कि वो तो जब बॉडी पे पहना हो तो नजर भी नहीं आता। सो यहाँ पे स्मॉल कंप्यूटर हाउ इट वर्क्स, 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, और इस तरह से डिजिटल हेयरिंग एड जो होता है वो एक स्मॉल कंप्यूटर होता है जो कंप्यूटर के थ्रू या फिर मैनुअली जो है उसके अंदर से प्रोग्रामिंग की होती है। प्रोग्रामिंग से मुराद ये है कि उसके अंदर वॉल्यूम वगैरह सेट किया होता है, वॉल्यूम के बटन भी होते हैं। इसके अलावा जो है उसके अंदर और भी काफी ज्यादा फंक्शनिंग होती है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये एक ओपन हेयरिंग एड की जो है उन्होंने यहाँ पे बताई है। देखें कितना कॉम्प्लेक्स किस्म का है ये सिस्टम सारा। आप देखें जब आगाज में कंप्यूटर आया था तो वो एक काफी बड़े रूम में पूरा आता था, उसके जितने भी पार्ट्स थे सारे। और आज आप अपने एक मोबाइल फोन को देख लें या एक छोटे से छोटा लैपटॉप देख लें कि उस टेक्नोलॉजी की तरक्की से चीजें जो है वो कितनी छोटी हो गई हैं। और वो कंप्यूटर जो 2 से 3 छोटे रूम्स या बड़े रूम्स के बराबर जगह घेरता था, आज उसकी जितनी भी जैसे हार्ड डिस्क है या रैम है या रोम है, उसकी बाकी जब जो भी पार्ट्स हैं, डिफरेंट चिप्स हैं, वो अब कितनी जगह पे पूरे आते हैं। सो यही इस सेम सिचुएशन हेयरिंग एड की है, जो पहले एक बड़ी केसिंग होती थी, अब टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ जो डिजिटल हेयरिंग एड आए उसमें जो है
जी बिल्कुल, मैंने मोबाइल की वही मिसाल दी है कि आप मोबाइल की सूरत में देख लें या छोटे लैपटॉप्स में देख लें। बिल्कुल छोटे से छोटा मोबाइल भी आप देख लें, जैसे अभी सैमसंग ने जो मोबाइल लॉन्च किया है उसमें वो आप देख लें कि वो फ्लिप मोबाइल है। एंड्रॉयड है और फ्लिप है, वो मतलब फ़ोल्ड हो जाता है और उसको आप फ़ोल्ड कर सकते हैं। वो एक मिनी कंप्यूटर ही है, उसमें आप सारे फंक्शनिंग कर सकते हैं। अब आप लोग में से हर कोई जो है लैपटॉप से मेरा लेक्चर नहीं सुन रहा, आप लोग अपने मोबाइल से उसके उसी फंक्शनिंग को परफ़ॉर्म कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल से ईमेल कर लेते हैं। हाँ, टाइपिंग कुछ मुश्किल होती है जब आपने पावर पॉइंट या वर्ड पे काम करना हो तो उस सूरत में मुश्किल है, एग्ज़ाम्स में आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन मोबाइल ने हमारे सारे काम आसान कर दिए। ये एक तरह का चलता-फिरता हमारे साथ कंप्यूटर ही होता है ना, हर टाइम। नेक्स्ट स्लाइड, क्या हुआ जी? अच्छा जी, ये कुछ बैटरीज़ के बारे में बताया गया, जो हीयरिंग एड के अंदर बैटरी होती है ये उसके बारे में बताया गया है, इसको पढ़ने वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ईयर मोल्ड। ईयर मोल्ड बेसिकली हमने कल भी इसके बारे में पढ़ा था। ये बेसिकली जो है प्लास्टिक की बॉडी के ज़्यादातर बनाए जाते हैं और ये हेयरिंग एड के साथ लगते हैं ताकि हमारे कान के अंदर ये एडजस्ट हो जाए और फिक्स हो जाए। इसके डिफरेंट स्टाइल होते हैं। अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे डिटेल से एक यूनिट में। वेरिफिकेशन ऑफ हेयरिंग एड, हेयरिंग एड की वेरिफिकेशन कैसे होती है? एक तो ये कि रियल ईयर प्रोब माइक्रोफोन, मतलब जिस कान में वाकई ज़रूरत है वहीं पे उसको प्लेस किया गया है। इससे पहले इसमें कुछ टेस्टिंग वगैरह की जाती है, ठीक है? और उसकी स्पीच की इंटेलिजिबिलिटी, मतलब स्पीच साउंड उस बंदे को आ रहे हैं कि नहीं। अगर एक प्रोफाउंड लेवल का बंदा है, उसको हमने हियरिंग एड प्लेस कर दिया कि उसको कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो उसका फ़ायदा नहीं है। लाउडनेस वेरिफिकेशन, लाउडनेस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ये ना हो कि वो उसके लिए लाउडनेस बर्दाश्त ना हो सके, उसको जाके वो इरिटेट करे। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चनेयर यूज़ कर सकते हैं बच्चे से। पहले ऐसा नहीं होता कि एक बच्चे की असेसमेंट हुई है कि और वो प्रूव हो गया कि जी ये हियरिंग इम्पेयर है, तो हमने उसको कोई सा भी हियरिंग एड लगा दिया है। ये एक लेंथी प्रोसीजर है, हम बाकायदा वेरिफिकेशन करने के बाद पूरा एक प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद जो है हम उसको प्लेस करते हैं। अब फंक्शनल गेन है। फंक्शनल गेन के एक्चुअल में जो है वो फंक्शनिंग उसकी उसके साथ जो है अच्छी हो सके, ना कि उसकी फंक्शनिंग बुरी हो सके। अब यहाँ पे उसकी फंक्शनिंग क्या है कि आला समात लगने से उसको आवाज़ें आएँगी और इस तरह से वो स्पीच साउंड्स में और बाकी जो दूसरी साउंड्स हैं वो फ़र्क कर सकेगा और फिर अल्टीमेटली वो बोलने की कोशिश करेगा और उसकी स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलप होगी। एबीआर ऑडिटरी ब्रेनस्टेम रिस्पॉन्स, ये एक टेस्ट है जो इन बच्चों पे किया जाता है। एक तो इनके हियरिंग लॉस वगैरह को डिटरमिन करने के लिए, और वो कहता है कि इसकी मदद से भी जो है हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके रिजल्ट्स की बेस पे भी कि हियरिंग एड जो है वो हमने कौन-सा लगाना है और इसमें लाउडनेस लेवल वगैरह कितना होगा। प्रोब माइक्रोफोन से मुराद ये है कि रियल एयर वायर्स ऑफ साउंड प्रेशर इन द ईयर कैनाल। ये प्रोब माइक्रोफोन, प्रोब जैसे कि हमने डिफरेंट पहले पढ़ा था, टिम्पैनोमेट्री में एक प्रोब जैसे कान में जाती है जिसकी मदद से जो है ईयर कैनाल के अंदर के प्रेशर को मेजर किया जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख लें। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे बता दें अगर प्रेयर ब्रेक लेनी है, अभी अजान होगी होगी आप लोगों की साइड पे भी, तो मैं दे देती हूँ प्रेयर ब्रेक, फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू करते हैं। मुझे बता दें स्टूडेंट्स, खास तौर पे बॉयज लोग बता दें, आप मेरी वजह से नमाज मत छोड़े प्लीज, या इस लेक्चर की वजह से ये चलता रहेगा। जी ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी स्टार्ट होती है प्रेयर ब्रेक। जी ठीक है, 43 मिनट्स हुए मेरे पास, 53 मिनट पे जो है आप लोग जो है वापस आए क्लास में, ठीक है? जी इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ओके जी, मैं अपना माइक फिर म्यूट कर रही हूँ। हम जो है मेरे पास क्लास को जो शुरू हुए जो टाइम हुआ है, मैं एग्जैक्ट मैं अपने टाइम के लिए यहाँ से 10 मिनट्स के बाद आ जाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, 10 मिनट्स ब्रेक प्लीज।
स्पीच टेस्ट है जिसके थ्रू जो है हमें बच्चे के हेयरिंग लॉस का डिफरेंट लेवल पता चलते हैं। ये उसमें स्पीच टेस्ट के हवाले से कुछ रेटिंग स्केल बताए गए हैं। ये भी हमारे टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है। मैं जो टॉपिक से रेलेवेंट है मैं वो आपको बताती हूँ। ALDs और HAT एक असिस्टेंट लिसनिंग डिवाइसेस की मिसालें हैं, जिसमें हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, लूप इंडक्शन सिस्टम होता है। इसकी बेसिकली इसमें FM प्लस वीडियो होती है, FM सिस्टम होता है जिसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर कहते हैं, लाइट इंफ्रारेड सिस्टम होता है। ये बेसिकली वही चीज़ है जैसे मैंने अभी आप लोगों को मिसाल दी थी कि बाहर से बेल ऑन होती है और अंदर से जो है वो अलर्टिंग डिवाइस जैसे लाइट ऑन हो जाती है, उनको पता चल जाता है हेयरिंग इम्पेयर्ड पर्सन्स को कि जी बाहर कोई आया है। इसी तरह से FM सिस्टम में एक रूम में जो है वायरिंग कर दी जाती है और उसके बाद जो है एक डिवाइस के साथ मुख्तलिफ तारों के साथ जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और वो अपने उस्ताद के साथ जो है वो कन्वर्सेशन कर सकते हैं। लूप इंडक्शन सिस्टम इसी को कहते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है कि ये एक टेलीकॉइल वायर होती है जो एक रूम में जो है इसको हम फिक्स कर देते हैं। इसको जो है हम एक इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। हमारा चूंकि हेयरिंग एड के कंपोनेंट्स का टॉपिक है इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। आप इसकी मिसाल समझ लें, जैसे आप देखें कि लूप इंडक्शन में क्या होता है, जो टेलीकॉइल वायर है वो इस तरह से इस रूम में ये ऐसे फिक्स है। ये यहाँ पे हेयरिंग में बच्चे बैठे हैं, इनके पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं, उसके साथ वायर्स अटैच हैं, इन्होंने कानों पे हेयरिंग एड पहने हुए हैं और ये यहाँ पे उस्ताद है। उस्ताद जो बोलेगा वो इन रूम्स में बिछी हुई ऑलरेडी सेट वायर्स के अंदर से गुजर के उन बच्चों के कानों में जाएगा और इस तरह से ये लोग सुन सकते हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। FM सिस्टम भी इसकी मिसाल है। ये उसके कुछ पार्ट्स हैं। लूप इंडक्शन में यहाँ पे वो कुछ हमें बता रहा है कि कान के अंदर उसको कैसे इंसर्ट करते हैं और ये किस तरह से काम करता है। ये टेलीकॉइल इसके अंदर जो वायर इस्तेमाल होती है ये उसके बारे में बताया गया है। रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम है, जैसे कि हमारा रेडियो काम करता है वैसे ही ये भी एक असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम। आप देखें कि FM रेडियो सिस्टम जैसे ट्रांसमिट रेडियो वेव्स टू रिसीवर्स तक इसको भेजता है। ये क्लासरूम में यूज होता है जहाँ पे मोबिलिटी रिक्वायर्ड होती है। ये लाइट की तरह इफेक्टिव नहीं होता और इसके जो मेजर पार्ट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बेसिकली कुव्वत समात से महरूम जो बच्चे हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम में कुछ यहाँ पे टाइप्स हैं, जैसा कि ये फोनक है, सिंगल फ्रीक्वेंसी रिसीवर है, माइक्रोलिंक है, वाल पायलट है। ये इसके कुछ टाइप्स है रेडियो फ्रीक्वेंसी साउंड। ये फोनो आई लिंक की कुछ मिसालें हैं। आप देखें कि इसकी मदद से आप देखें ये वैसा ही है जैसे कि हमारे जो पुलिस मैन हैं या हमारे जो मोटरवे पुलिस वाले हैं वो लोग ये हाथों में उन्होंने पकड़ा होता है, साथ वो बोलते भी हैं और साथ साथ वो सुनते भी हैं। मतलब एक उनका ये एक जैसे आप समझ लें कि एक सैटेलाइट फोन की तरह का ये एक डिवाइस होती है। इसी तरह से ये जो फोनिक आईलिंक है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस है, ये एक संवाद से महरूम लोग भी इसकी मदद से जो है आप देखें कि ये रूम में इधर टेबल के दरमियान में रखा हुआ है। वो यहाँ पे एक टीचर जो है वो बात कर रही हैं। ये सारे हेयरिंग पे बच्चे बैठे हैं, इन्होंने अपने कानों के साथ आला समात लगाया हुआ है। टीचर जो बोल रही है ये साउंड को जनरेट कर रहा है और यहाँ से ये साउंड जो है मतलब एक नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर इसको यहाँ प्लेस किया गया है। टीचर की जो वेव्स हैं वो कन्वर्ट होने के बाद जो है बाकी जो हमारे ये गूंगे बहरे अफराद हैं उनको सुनाई दे रही हैं। सो ये एक रेडियो फ्रिक्वेंसी साउंड है। फोनिक स्मार्ट लिंक है, ये भी उसकी एक है। आई लिंक के साथ स्मार्ट लिंक है। ये उसके कुछ एंटीना वगैरह के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में बताया गया है। नहीं जी, हिलरी क्लिंटन कहाँ से आ जाएगी? नहीं जी, हिलरी क्लिंटन नहीं है ये। FM रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम, FM रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम है। अगेन ये भी वही चीज है, ये भी उसकी मिसाल है जैसे हमारा रेडियो काम करता है। ये इसके कुछ डिवाइसेस की टाइप्स दी गई है। ये पेपर में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे कि FM रेडियो की टाइप्स लिखें।
ये भी उसकी कुछ सब टाइप्स हैं, इनको ABR कहते हैं। ब्लूटूथ आपको पता होगा ये डिवाइस क्या करती है, इसका फंक्शन क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। स्टार की ये भी एक तरह का जो है वो हेयरिंग एड के साथ एक जो है प्लेस करने वाली एक स्टार की एक टेक्नोलॉजी है, एक डिवाइस। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। एक है जी इंफ्रारेड सिस्टम। इंफ्रारेड सिस्टम क्या होता है? इंफ्रारेड सिस्टम ट्रांसमिट साउंड विया इंफ्रारेड लाइट वेव्स टू रिसीवर्स वॉन बाय यूजर्स। ये इंफ्रारेड लाइट के थ्रू जो है ये साउंड को जो है भेजते हैं। फर्ज करें कि ये एक इंफ्रारेड सिस्टम है, ये एक गूंगे बहरे बच्चे ने पहना हुआ है। ये क्या करेगा? ये लाइट की सूरत में जो है साउंड को आगे भेजेगा। IR यानी इंफ्रारेड सिस्टम्स कॉमनली यूज इन कोर्ट रूम यानी बड़ी बड़ी क्लासरूम वगैरह में जहाँ मूवीज वगैरह चलती हैं या थिएटर्स वगैरह होते हैं, वहां पे ये यूज किए जाते हैं। इंफ्रारेड सिस्टम में भी susceptible to interference from bright sunlight or fluorescent lights, requires line of sight between the IR transmitter and receiver. IR waves can effectively reflect off some surface depending upon the power of the transmitter. Basically वो कहता है कि इंफ्रारेड सिस्टम जो होते हैं ये बड़े बड़े जो हमारे थिएटर रूम होते हैं, कोर्ट रूम होते हैं या लाइक सिनेमा हॉल वगैरह, वहां पे इस्तेमाल होते हैं। ये जो है साउंड को लाइट की सूरत में जो है रिसीवर तक पहुंचाता है। मेरा ख्याल है जिस तरह से आप देखें कि आप लोग जैसे कोई मूवी प्रोजेक्टर की मदद से चलाते हैं, जिस तरह से वो लाइट के थ्रू जो है स्क्रीन पे तस्वीर नजर आती है और साथ उसके साथ एम्पलीफायर या जो बाकी डिवाइसेस लगी होती हैं, आपको साथ साथ आवाज भी नजर आती है। बिल्कुल ऐसे ही ये इंफ्रारेड सिस्टम जो है ये गूंगे बहरे बच्चों के लिए जो है ये काम करता है। ऑडियो विजुअल FM। ऑडियो विजुअल FM बेसिकली मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, जिसमें आपको आवाज भी आती है और आपको तस्वीर भी दिखाई देती है। जैसे कि आप ये देखें, ये बच्चा क्लास में बैठा है, टीचर क्लास में पढ़ा रही है, उसको इस डिवाइस से आवाज भी आ रही है और साथ उसको अपने उस्ताद की तस्वीर भी नजर आ रही है। ठीक है, अभी आप वलीद इसके बारे में क्या कहोगे? वो हेलरी जैसी थी? तो ये हेलरी की बेटी जैसी है। ये जो यहाँ साउंड फील्ड सिस्टम लिजनिंग डिवाइस है, पोर्टेबल। ये पोर्टेबल होती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। और परमानेंटली इंस्टॉल स्पीकर, ये एक तरह का स्पीकर ही है जो कि लिजनर के साथ एक खास डिस्टेंस पे इसको प्लेस किया जा सकता है। दे आर मोस्ट ऑफन यूज इन क्लासरूम। ये ज्यादातर क्लासरूम में प्लेस किया जाता है। आप लोगों ने अपने क्लासरूम्स में भी इसको देखा होगा कि ये लाइक स्पीकर्स की तरह से दीवारों पे अटैच होता है। क्लासरूम एंड आर हेल्पफुल फॉर पीपल हु माइल्ड टू मॉडरेट। जिनको माइल्ड टू मॉडरेट या जो ऊंचा सुनते हैं ना, जो लोग मतलब जिनकी रेजिडुअल हेयरिंग होती है माइल्ड टू मॉडरेट लेवल के, उनके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वाइब्रो टेक्टाइल डिवाइसेस। टेक्टाइल होता है जिसको हम टच कर सकते हैं। टेक powered instruments that can help a deaf person understand sound by allowing the user to feel the unique pattern of vibration present in every sound। मतलब ये एक ऐसी डिवाइस है जिसपे वाइब्रेशन फील करके जो हमारे डेफ बच्चे हैं उनको जो है साउंड का पता चल सकता है, मतलब फील करके। हियरिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी HAT इसको कहते हैं, हैट। ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं, ये आज हम हमारे टॉपिक में जो अभी तक हम जितनी चीजें पढ़ रहे हैं ये बेसिकली हियरिंग एड नहीं, हियरिंग असिस्टिव डिवाइसेस हैं, मतलब जिनकी मदद से बच्चे सुन सकते हैं। कल हमने सिर्फ हियरिंग एड्स की टाइप्स पढ़ी थी। आप देखेंगे टेक्नोलॉजी की कितनी तरक्की की है, इतनी डिवाइसेस हैं, इतनी चीजें हैं कि हम जो है उनको काउंट भी नहीं कर सकते। काउंट करना भी कुछ मुश्किल है। मतलब 50+ तो हमने अभी तक पढ़ ली होंगी या अभी होने वाली होंगी 50। हेयरिंग एड्स की सारी टाइप्स मिला के। हेयरिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी ऐसी डिवाइस और सर्विसेज जो कि डेफ और हार्ड ऑफ हेयरिंग जो ऊंचा सुनते हैं उन लोगों को हेल्प करती हैं कंपनसेट फॉर द हेयरिंग लॉस, के अपने हेयरिंग लॉस को कंपनसेट कर सके, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर सके। 4 प्राइमरी कैटेगरीज हैं, इसके अंदर भी कैटेगरीज आ रही है। असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस हैं, मतलब जिनकी मदद से वो सुन सकते हैं। अलर्टिंग डिवाइसेस है, जैसे मैंने आपको बताया बेल और लाइट की मिसाल। टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, जिस मतलब टेली कम्युनिकेशन जैसे लिख के कम्युनिकेशन करना, ईमेल कर लेना। विजुअल कम्युनिकेशन डिवाइसेस है जिसमें आपके पास एंड्रॉइड फोन के ऊपर वीडियो कॉल वगैरह आ जाती है।
ALDs HAT फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है? HAT और ALDs हमने अभी पढ़ा था। जो हमारे पास हेयरिंग असिस्टिंग डिवाइसेस हैं, कैच द डिजायर्ड साउंड, ये साउंड को कैच करता है, कैरी करता है और उसके बाद उसको जो है रिसीवर के साथ अटैच करके हमारे कान तक भेजता है। बेसिकली इसका मकसद यही है। ये हमारी हेल्प कैसे करते हैं? बाय पासिंग और मिनिमाइजिंग। ये बेसिकली जितनी भी ALDs और HAT जो हमारे पास हेयरिंग असिस्टिव डिवाइसेस हैं, टेक्नोलॉजी, ये बैकग्राउंड नॉइज को कम करके एक्चुअल साउंड को है कान के अंदर इनर ईयर में कोक्लिया तक पहुंचाते हैं। अगेन यहाँ पे ALDs को काफी उन्होंने एक्सप्लेन किया है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा वो लेंथी हो जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन में हमारे पास टेलीविजन आ जाता है, टेलीफोन आ जाता है, उसके अंदर हमारे पास पोर्ट्स और सेल फोन भी आ जाते हैं। पोर्ट्स लाइक आल्सो अ सेल फोन टाइप चीजें। टेलीकम्युनिकेशन में टीवी है, टेलीविजन है। अब टेलीविजन क्या काम करता है? टेलीविजन की मदद से भी जो है हमारे जो गूंगे बहरे अफराद हैं वो चीजों को देख के और टू सम एक्सटेंट अगर उन्होंने हेयरिंग एड लगाया हुआ है उसको सुन के भी जो है, अगर उनको आवाजें आती हैं तो उसको सुन के भी जो है वो कर सकते हैं, समझ सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन फोन्स हैं। टू नीड्स विद फोन अंडरस्टैंडिंग कन्वर्सेशन ऑन द फोन, नोइंग फोन इज रिंगिंग। अच्छा, उनको रिंगिंग का तो उनको पता चल जाता है, वाइब्रेशन से वो काफ़ी चीज़ें फ़ील कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए बात करना मुश्किल होता है। सो उस बात करने को जो है उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है वीडियो कॉल। अब वीडियो कॉल पे बच्चे साइन लैंग्वेज करके जो है ईज़िली अपनी बात कर सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन फ़ोन में हमारे पास पोर्टेबल होते हैं, मोबाइल फ़ोन की तरह हैंडसेट होते हैं, जैसे हैंडसेट होता है, इन लाइन होते हैं, लाइन के साथ अटैच होते हैं और फ़ोन सेट जैसा कि जो पुराने फ़ोन सेट होते हैं, वो होते हैं। टेलीकम्युनिकेशन फोन में ये हमारे पास पोर्टेबल एम्पलीफायर्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। ये हमारे पास इन लाइन एम्पलीफायर्स हैं जैसे जिनके साथ लाइन अटैच होती है। ये हमारे पास एम्पलीफिकेशन हैंडसेट्स हैं, इनको भी हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। ये हैंडसेट इस तरह से होते हैं और ये हमारे पास जो जिनको हम एम्पलीफायर फोन कहते हैं। ये इसके बाद है जी ये एक ग्राफ दिया गया है, टेलीग्राम असेसमेंट फॉर एवेलुएशन ऑफ नीड फॉर असिस्टिव डिवाइसेस एंड इंफॉर्मेशन। ये अगेन वो हेयरिंग टेस्टिंग में आ जाता है। व्हाट प्रोडक्ट्स डू आशा, अच्छा ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये एक सर्वे है, ये आपसे रिलेटेड नहीं है। अच्छा जी, हेयरिंग एड्स एंड यू, ये एक कार्टून यहाँ पे लिखा गया है, मेरा ख्याल है यहाँ पे ये खत्म होती है क्योंकि एडवर्टीजमेंट आ गई है। ओके जी, हमने बेसिकली आज इसके कंपोनेंट पढ़े। मेरी आवाज चली गई? कहाँ चली गई मेरी आवाज? खला में चली गई। अजीज, बाकी एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि उसको आवाज आ रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके पास इसको अपलोड किया था। अभी मैं एक और प्रेजेंटेशन इससे रेलेवेंट अपलोड करने लगी हूँ, वो आप देख लें। उसके बाद हम ईयर मोड जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम स्टडी करते हैं। लेट मी चेक दिस प्लीज। इसको भी आप डाउनलोड कर लें। ये भी जो भी हमने पढ़ा है अभी आपके पास प्रेजेंटेशन आ जाएगी, आप सब लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए। मेरी ये कोशिश है मेरे पास जितनी भी प्रेजेंटेशन हैं मैं सारी आपको दे दूं, कहीं ना कहीं आपको वो इन फ्यूचर PPSC के टेस्ट में शायद थोड़ा बहुत फायदा दे दे। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने आज ग्रुप में कमेंट्स भी किए थे कि मेरा ख्याल है शाहनवाज ने, जैसे एहसन ने तो अपनी वीडियोस वगैरह शेयर की थी, शाहनवाज ने भी काफ़ी नोट्स शेयर किए हुए थे। सो दैट्स गुड जी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने प्रेजेंटेशन आप लोगों को इसलिए दी है ताकि आप लोग इसको डाउनलोड कर लें। ये एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है जिसमें बहुत डिटेल से बताया गया है। आप सब लोग अभी इसको डाउनलोड कर लें ताकि फिर इसके बाद मैं इसको स्किप करके दूसरी जो हमारा मेन टॉपिक है ईयर मोल्ड उस पे आ जाऊं। डाउनलोड हो गया है आप लोगों का? जिसने कर लिया वो डन लिख दे। ये कुछ स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने ये तैयार की थी और मुझे ये बड़ी अच्छी लगी थी। प्लांट है, अच्छा देखें ये कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में अभी हमने इसको नहीं पढ़ा, मुझे अपनी प्रेजेंटेशन नहीं मिल रही थी, मैं आपको कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में पढ़ाना चाहती थी। ये देखिए कॉकलियर इम्प्लांट बिल्कुल एक छोटी सी
मटर के दाने के बराबर डिवाइस होती है, जो कि ऑडिटरी नर्व के अंदर, जिसको हम 8वीं नर्व भी कहते हैं, उसके अंदर इसको प्लेस किया जाता है। अब आप देखें, ये देखें, ये हमारा कान है, ये कान का बैरूनी हिस्सा है, कान का बैरूनी हिस्सा है जिसको पिन्ना कहते हैं। ये ऑडिटरी कैनाल है, ये यहाँ पे आ गया ईयर ड्रम, जिसको टेम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। साथ हमारे पास आ गई ओसिकल्स, ओसिकल्स चेन, कुछ वैसे वहाँ पे मसल्स हैं। उसके बाद हमारे पास वो जो 8 नर्व है, और साथ में हमारे पास ये कोक्लिया है। कोक्लिया के अंदर एक छोटी सी डिवाइस जो होती है उसको प्लेस कर दिया जाता है। अच्छा, अब कोक्लियर इम्प्लांट में सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ अंदर ही जो है एक डिवाइस को प्लेस किया गया, बाहर भी जो है उसका जो अपरेटस है वो इस तरह से होता है। ये बकायदा ये पूरा एक अपरेटस होता है। डिवाइस को अंदर सर्जिकली फिट करने के बाद बाहर ये केसिंग लगती है, और ये मेस्टाइड के ऊपर या हमारी स्कल के ऊपर जो है ये एक वाइब्रेटर लगता है। इसकी मदद से ये पूरा एक सिस्टम जो है वो सेट होता है। इसकी मदद से फिर बच्चा या जो एक जो भी हमारा पेशेंट है वो सुनता है। इसके हमारे कंपोनेंट्स होते हैं एक्सटर्नल, जिसमें हमारे पास बाहर जो चीजें नजर आ रही होती हैं वो होता है जी साउंड प्रोसेसर, माइक, माइक उसके साथ अटैच होता है, और ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर यहाँ पे आप ये तीनों पार्ट्स देख सकते हैं, माइक, साउंड प्रोसेसर और ट्रांसमीटर। और इंटरनली क्या होता है, इसके अंदर इंटरनली यहाँ पे अटैच होता है एक रिसीवर, जो साउंड को यहाँ से कलेक्ट करके अंदर जा रही है, वो यहाँ पे रिसीव हो रही है। और इसमें एक इलेक्ट्रोड एरे होता है जिसकी मदद से जो है ये जाके आवाजें हमारे ब्रेन को जो है वो स्टिमुलेट करती है। ये कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने। असिस्टिव डिवाइस के अंदर हमारे पास ग्रुप ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ये उन्होंने कुछ तस्वीरें यहाँ पे दी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये टॉपिक हमने बहुत पढ़ा है। हेयरिंग एड क्या होते हैं, इसकी सिमिलैरिटी क्या होती है, इसका डिजाइन क्या होता है। टाइप्स में हमने अभी एनालॉग पढ़ा, डिजिटल पढ़ा, ठीक है। ये डिजिटल हेयरिंग एड के बारे में है। डिफरेंट स्टाइल इसके क्या होते हैं, जैसा कि बिहाइंड द ईयर हमने कल पढ़ा था। ये मैंने जस्ट आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए अपलोड की थी। हमने ये चीजें सारी स्टडी कर ली हैं कंप्लीटली। इन द कैनाल CIC था, बॉडी वॉर्न हेयरिंग एड था जो मैंने आपको बताया था पहले यूज होते थे। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हेयरिंग एड है, ये हमारा मेन टॉपिक था यूनिट 7 का। माइक्रोफोन है, माइक्रोचिप है, एम्पलीफायर है, बैटरी है, रिसीवर है, ये उसके डिफरेंट पार्ट हैं। अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़े हैं, इसको उन्होंने एलैबोरेट किया है। CIC हेयरिंग एड है। CIC क्या होता है जी, कम्प्लीटली इन द कैनाल, जो बहुत मैंने आपको कल बताया था कि छोटे साइज के होते हैं। इसके मजीद उन्होंने अच्छा, ये इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन उन्होंने 1 बाय 1 हर टाइप के साथ उसके पार्ट्स को एलैबोरेट किया। हेयरिंग एड रिपेयर कब होता है? अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैंने शायद अभी डिस्कस नहीं किया था इसको। अगर किसी बच्चे का या किसी एडल्ट का भी, जैसे हमने पढ़ा था प्रेस्बाइक्यूसिस जो होता है, जिसमें एज के साथ आपको किसी को भी हेयरिंग लॉस हो जाता है, तो उसको हम रिपेयर, हेयरिंग एड को रिपेयर भी कर सकते हैं। इवन जो हल्के से हल्का हेयरिंग एड भी है उसकी भी रिपेयरिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, आगे है कॉमन हेयरिंग एड रिपेयर्स, इसमें बैटरी चेंज हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है रिमूव एंड री इंसर्ट योर हेयरिंग एड, हेयरिंग एड के कुछ पार्ट री इंसर्ट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। क्लीन, आप देखें कि हमारे कान में जो ईयर वैक्स होती है, वहां पे जो हेयरिंग एड के साथ अगर हमने ईयर मोल्ड का शायद अभी आपको ना पता हो, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। क्लीन योर हेयरिंग एड, वो साफ भी हो जाते हैं। रिप्लेस टू वैक्स फिल्टर, वैक्स फिल्टर की सूरत में, जैसे वैक्स अगर बहुत ज्यादा हो गई है तो वैक्स फिल्टर की सूरत में भी उसको रिप्लेस किया जा सकता है। ओपन एंड क्लोज द बैटरी कंपार्टमेंट, बैटरी के कुछ हिस्सों को भी हम ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। चेक योर इनपुट सेटिंग्स, उसके अंदर जो सेटिंग्स हैं हेयरिंग एड के अंदर, वॉल्यूम वगैरह सब चीजें सेट होती हैं, हम वो भी उसको भी चेंजिंग कर सकते हैं उसके अंदर भी। हेयरिंग एज के फीचर और इसकी फिटिंग के बारे में बताया गया है। इसमें हमारे पास डायरेक्शनल माइक्रोफोन, ये उसके पार्ट्स को ही उन्होंने थोड़ा एलेबोरेट किया यहाँ पे। ये हेयरिंग एड की फिटिंग है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताती हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, जो भी मैंने पढ़ाना है, वो है ईयर मोल्ड के हवाले से, ठीक है। सो यहाँ पे मैं हेयरिंग एड को फिट करने के लिए, बेसिकली हम ईयर मोल्ड स्टूडेंट्स तब यूज करते हैं जब हमने एयर कंडक्शन करनी हो। एयर कंडक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स? जो दो हमारे माशाल्लाह से काबिल बच्चे हैं वो छोड़ के उनको बाकी बच्चे आंसर करें, व्हाट इज एयर कंडक्शन। हमने पढ़ा है काफी ज्यादा एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन के बारे में। मेरा ख्याल है कि आपको अब पता होना चाहिए एयर कंडक्शन किसे कहते हैं। बेसिकली अभी तक मुझे कोई स्टूडेंट टाइप करता हुआ नजर नहीं आया, सारे भाग गए हैं।
या लेक्चर बोर हो गया? अच्छा, आप यहाँ पे बाकी गायब हैं, आपने जवाब नहीं देना ऐसा, आपने नहीं देना जवाब, बाकी बच्चे देंगे। वो जो डीप थोड़ा सा पार्ट है, पिन्ना का ही वो हिस्सा है अंदर ऑडिटरी कैनाल से पहले वाला, वहां पे इसको फिक्स किया जाता है। सो हेयरिंग एड की फिटिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रॉपर फिट नहीं होगा तो एक पर्सन जो है वो उसको एंजाइटी या इरिटेशन ही होती रहेगी। इसकी मेंटेनेंस और केयर का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये यहाँ पे यही बताया गया, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, लिमिटेशंस हैं। लर्निंग टू लिसन विद हेयरिंग एड्स, इससे मुराद ये है कि अगर एक बच्चे को जिसको चाहे पहले बैकग्राउंड साउंड्स या फिर इन्वायरमेंटल साउंड आती थी, जब उसको पहली दफा हेयरिंग एड लगाते हैं तो उसके लिए जी बिल्कुल नॉइस आएगी। मैं यही यहाँ पे बता रही हूँ इस मिसाल में भी कि अगर पहली दफा हेयरिंग एड लगाएंगे तो उसके लिए वो आवाजें शोर किसी होंगी, नॉइस होगा। इसलिए हमें उनको जो है लर्निंग टू लिसन विद हेयरिंग एड, हमने उनको हेयरिंग एड के साथ सुनना भी सिखाना है। ये इतना आसान प्रोसेस नहीं होता। हेयरिंग एड वर्सेस पर्सनल साउंड एम्पलीफिकेशन प्रोडक्ट्स, ये इररिलेवेंट टॉपिक है। इसमें अब असेसमेंट के हवाले से आ गया है, इसमें भी हमने काफी पढ़ा है। जब हम किसी ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, यहाँ पे सारे टेस्ट आ जाएंगे, कुछ केस हिस्ट्री फॉर्म है। अच्छा स्टूडेंट्स, केस हिस्ट्री फॉर्म के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, मैं आपको बता दूं। केस हिस्ट्री फॉर्म जो होता है ना, ये एक बड़ा डिटेल्ड फॉर्म होता है जिसमें एक पेशेंट की सारी हिस्ट्री जो है वो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल या ऑडियोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास आ जाती है। जब तक एक प्रोफेशनल हेल्थ केयर के पास जो है एक प्रॉपर सारी हिस्ट्री नहीं होगी ना, वो प्रॉपर रिकमेंडेशन नहीं कर सकेगा। अमूमन हमारे यहाँ शायद इतना ज्यादा नहीं होता, इंटरनेशनली बाकायदा पूरी केस हिस्ट्री ली जाती है, हर तरह से जो है क्वेश्चनिंग की जाती है, सिर्फ टेस्ट पे रिलाई नहीं किया जाता। और ये सारी चीजें जो हम करते हैं, हेयरिंग स्क्रीनिंग से लेके असेसमेंट तक, प्योर टोन ऑडियोमेट्री तक, टेम्पेनोमेट्री या ओएईज कर रहे हैं या एबीआर कर रहे हैं या बेरा कर रहे हैं, ये सब करने के बाद जो है हमारे पास रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमने हवा में नहीं उड़ा देनी, ये ओरल नहीं होगा, हमारे पास पेपर वर्क प्रॉपर होना चाहिए। और केस हिस्ट्री हमारा बिल्कुल स्टार्ट में है। टर्म और केस हिस्ट्री हमारे यहाँ अमूमन ऐसे ली जाती है कि उसमें हमारे कुछ होते हैं डेमोग्राफिक वेरिएबल, जिसमें नाम, एज, एड्रेस और उसके बाद जो है मतलब फादर का नाम, ये सारी चीजें। अब आप देखें कि यहाँ पे इतनी डिटेल केस हिस्ट्री उन्होंने दी हुई है कि डॉक्टर ने या उस हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने उनसे पूछा, डू यू और यू हैव एक्सपीरियंस्ड एनी रिंगिंग, हूजिंग, रॉरिंग और अदर साउंड व्हेन अ साउंड इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट। कोई आपके सामने ऐसी साउंड नजर नहीं आ रही, आपको आपको नहीं पता कि साउंड का वो ऐसा सोर्स है, लेकिन आपके कानों में कोई रिंगिंग की आवाज हुई, कोई रोडिंग, जैसे कि वो शेर के दहाड़ने की आवाज है, इस तरह से मिलती जुलती आवाजें क्या इस तरह से हुई। मतलब डिफरेंट तरह से क्वेश्चन जो है वो किया जाता है। जैसे ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो मैं भी अक्सर अपने बच्चों से करती हूँ। अच्छा, कोक्लियर इम्प्लांट में आप लोग लिखते हैं, गुड हो गया जी। मैंने तो इंटरनेशनली आपको मिसाल दी। हमारे यहाँ मुझे लगता था कि पीटीए करते हुए या बाकी चीजें करते हुए, क्योंकि हम लोग तो नहीं लेते थे, जब मेरे साथ जो ऑडियोमेट्रिस्ट थे वो करते थे तो हम लोग नहीं लेते थे। अच्छा, आप देखें कि एक ये भी क्वेश्चन है, डू यू हैव हियरिंग लॉस इन योर फैमिली। मैंने अभी रिसेंटली एक रिसर्च की थी, मैं एक काम कर रही हूँ आर्टिकल पे, तो उसमें मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा था कि आप लोगों की फैमिली में किसी को हेयरिंग लॉस है। ज्यादातर बच्चों का आंसर था नहीं। मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को कैसे हुआ हेयरिंग लॉस। ज्यादातर बच्चों का आंसर था कि हम पैदा ही ऐसे हुए थे। लेकिन उसमें से कुछ बच्चों ने बताया कि उनको बाद में कोई बीमारी हो गई थी, तो इस तरह से जो है कि उसके बाद इस तरह से उनको हेयरिंग लॉस हुआ था। अच्छा जी, आपका टॉपिक था फ्रीक्वेंसी ऑफ ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूरियन अमंग चिल्ड्रन विजिटिंग ऑडियोलॉजी सेंटर लाहौर पाकिस्तान। अच्छा, ये ऑडियोलॉजी सेंटर कहाँ पे है लाहौर में, ये बताइएगा। अच्छा, ये काफी अच्छा टॉपिक है आपका, गुलबर्ग में है। अच्छा, मुझे इसका आइडिया नहीं था। मैंने ये तो सुना था कि जियोलॉजी सेंटर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे इतने पास गुलबर्ग में है। ओके स्टूडेंट्स, ये एक केस हिस्ट्री की है मिसाल।
कंक्लूजन यहाँ पे उन्होंने दिया है कि ऑडियोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन इज एनी एक्टिविटी मेथड रिसोर्स टेक्नोलॉजी और डिवाइस दैट फैसिलिटेट इनहांस कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन एंड एक्टिविटी। बेसिकली हमारा मकसद ये है ऑडियोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का आपको पता होगा, बहाली को कहते हैं, कि बच्चों को जो कुव्वत समाज से महरूम है उनको इस काबिल बनाना कि वो डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकें, वो भी कम्युनिकेट कर सकें। थैंक यू सो मच जी। ये मैंने जस्ट आपको एक देने के लिए अपलोड की थी। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो है जी ईयर मोल्ड। लेट मी अपलोड दैट। आज मुझे लगता है क्विज नहीं हो सकेगा, कल तो फिर भी हो गया था, टाइम बहुत कम रह गया है। मोहम्मद वलीद, मैं हाथ कैसे होला रखूं? हमारा जो टॉपिक्स है वो इस तरह के हैं कि हाथ होला नहीं रखा जा सकता। हाँ जी, इतना ज़्यादा पढ़ लेना। अभी ईयर मोल्ड्स के बारे में आप पढ़ लेना। मैं आपको चले इसके कुछ की पॉइंट्स बता देती हूँ, इतना कि आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कर लें। अच्छा, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आप वो करें लाइक ईयर मोल्ड की बनाते कैसे हैं, ईयर मोल्ड की टाइप्स क्या होती हैं, तो आप साथ में जो है कोई नेट से तस्वीर वगैरह लेके कॉपी पेस्ट कर दें तो मेरा ख्याल है अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इसके साथ। जी, साइज लेते हैं ईयर का, बिल्कुल। अच्छा, आपने ये भी किया हुआ है, माशाल्लाह, अच्छी बात है जी। अच्छा जी, ईयर मोल्ड बेसिकली बच्चों होता ये है, आपने हेयरिंग एड देखा सबने, एस्टन को पता है, शाहनवाज को भी पता होगा, बाकी लोगों को जिनको नहीं पता उनको मैं बता रही हूँ, गौर से सुन लें। हेयरिंग एड के साथ जो छोटा सा हिस्सा अंदर कान के साथ अटैच होता है, जो कान के अंदर फिक्स होता है, उसको ईयर मोल्ड कहते हैं। बेसिकली उसका मकसद ये होता है कि और वो बेसिकली उस काम भी उसकी फंक्शनिंग का ये होता है कि जब हम एयर कनेक्शन करते हैं पीटीए के दौरान, यानी प्योरटोन ऑडियोमेट्री में या किसी और टेस्ट में, तो वो साउंड के प्रेशर को प्रॉपरली जो है वो कान के अंदर बरास्ता हमारे जो है आउटर मिडल और ईयर से लेके इनर ईयर तक वो लेके जा सके। और ये जो है ईयर मोल्ड जो है ये हर बच्चे के, अडल्ट के कान के साइज के लिहाज से डिफरेंट बनता है। ज्यादातर हमारे यहाँ ये प्लास्टिक की बॉडी के होते हैं, इसके अलावा डिफरेंट मटेरियल है वो हम इस प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे, वो भी यूज होते हैं। और इसके साथ जो है ना वो हेयरिंग एड कान के अंदर प्रॉपर फिट हो जाता है। अगर ये प्रॉपर फिट ना हो, इसकी एडजस्टमेंट प्रॉपर ना हो, तो वो पर्सन बहुत इरिटेट होगा और हेयरिंग एड उसको तकलीफ देगा। अभी हम इसके डिफरेंट मटेरियल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं जी। नहीं, क्विज हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये कुछ यहाँ पे मशीनरी वगैरह दिखाई गई है, ये देखें आप। इसकी मदद से जो है ये एक नीडल है, इसके थ्रू साइज लिया जाता है, साइज दिया जाता है, या जो मटेरियल है इस पे फिक्स करके वो कान के अंदर जो है डाला जाता है। आप देखें, छोटी सी मिसाल मैं आपको देती हूँ। आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का पता होगा, या आप समझ लें इसको उर्दू में क्या कहेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस को उर्दू में क्या कहते हैं? अच्छा, आप में से किसी ने कभी डेंटिस्ट को विजिट किया हो, आप लोगों ने या किसी ने दांत नया लगवाया हो, आपने देखा होगा कि डेंटिस्ट जो है साइज लेते हैं। डेंटिस्ट आपके दांतों का साइज लेते हैं। वो एक मटेरियल होता है जो पहले सॉफ्ट होता है, वो आपके दांतों के अंदर ऐसे फिक्स करते हैं, और उसको जोर से फिक्स करने के बाद जब साइज आ जाता है उसके बाद वो मटेरियल सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है। जी, हार्ड हो जाता है और वो प्रॉपर आपके दांतों की शेप में आ जाता है। जी, वही चीज इम्प्रेशन लेते हैं डेंटिस्ट। यही चीज मैं जानना चाह रही थी मेरा, कि उससे इम्प्रेशन, यानी इसको आम अल्फाज में ये कह सकते हैं कि दांतों का वो एक्चुअल में साइज ले रहे होते हैं। अब देखें कि ईयर मोल्ड में भी ये जो मशीन ये आपको नजर आ रही है, ये भी यही काम कर रही है। इसकी मदद से जो है वो हमारे कान के अंदर वाले उस जगह का जहाँ पे ये ईयर मोल्ड
फिक्स होना होता है, उसका इम्प्रेशन लिया जाता है और इसकी मदद से ही जो है, इस प्रोब की मदद से उसको बकायदा वहां पे फिट कर दिया जाता है। ठीक है सना अजीज, आप महान काम कर रही हैं, आप ग्रेट हैं। जी मुझे पता है, ऐसा दो तरह का मटेरियल होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। हार्ड होता है, हार्ड का कुछ उसके नुकसानात भी होते हैं, और एक होता है सॉफ्ट जो एयर में इंसर्ट करते हैं। अच्छा जी, उम्मीद है कि आपको मेरी डेंटिस्ट वाली मिसाल से कुछ चीज समझ आ गई होगी। हम इसको आगे जल्दी से देखते हैं। वॉइस नहीं आ रही, कल क्लास खत्म हो जाएगी ना, आखिरी क्लास के बाद सना अजीज आपको ठीक आवाज आएगी इंशाल्लाह। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, ये कुछ तस्वीरें हैं। ये वाली देखिएगा, ये जो ग्रीन सा आपको ये नजर आ रहा है, अब आप देखें। जी बहुत शुक्रिया जी वलीद, आपको समझ आ जाता है। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मुझसे अगर किसी ने कुछ सीखा। ये अच्छी बात है जी, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती कि आप किसी को कुछ सिखाएं। अच्छा ये देखें स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको डेंटिस्ट की मिसाल दी है ना, आई थिंक ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही डेंटिस्ट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो मटेरियल यूज नहीं हो रहा। मैंने सिर्फ मिसाल दी है कि जैसे पहले साइज लिया जाता है, उसके बाद उसके साइज के अकॉर्डिंग दांत वो आर्टिफिशियल बना के पूरा वो जबड़ा फिक्स, जबड़े में पूरे वो सारे दांत फिक्स करने हैं या कोई एक आध दांत फिक्स करना है, उसका इंप्रेशन जैसे लिया जाता है ना, ऐसे ही ये देखें, इस मशीन से पहले साइज लिया गया। ये देखें, ये हमारा पिन्ना है, हमारा आउटर ये जो नजर आ रहा है, इसके साथ ये जो अंदर केनाल है, ये यहाँ पे चूंकि उसने ईयर मोल्ड में फिट होना होता है, और उसके साथ कान के पीछे हमारा हेयरिंग एड या जो भी टाइप है हेयरिंग एड की, वो फिक्स होता है। अब आप देखें कि ये प्रोब इंसर्ट करके इंप्रेशन लिया गया, यहाँ पे भी इंप्रेशन लिया गया। उसके बाद आप देखें कि उसने मटेरियल उसी मशीन या उससे मिलती जुलती मशीन से अंदर मटेरियल है उसने होगा जी, क्विज होगा, मैं इसको जल्दी से वाइंड अप करके क्विज करूंगी। अभी हमारे पास आधे घंटे से ज्यादा टाइम पड़ा हुआ है, क्विज तो करना है। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें कि मटेरियल जो है कान से थोड़ा बाहर निकला हुआ है, या अभी वो जो है उसको जो है उसकी साइजिंग कर रहा है। हेयरिंग एड अकूस्टिक्स यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। अब आप देखें कि यहाँ पे जिस तरह से वो प्लास्टर ऑफ पेरिस डेंटिस्ट हमारा साइज लेके वो बाद में सख्त हो जाता है, इसी तरह से जब ये प्लास्टिक का मटेरियल है, बाजू का ये सख्त होता है, आगे हम उसकी कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। ये बाद में फिर जब ये सख्त हो जाता है तो ये कान के साइज के मुताबिक अंदर फिक्स हो जाता है। फिर इसको निकालते हैं और इसको आला समात यानी हेयरिंग एड के साथ फिक्स कर दिया जाता है। सो आगे हम इसको देखते हैं। जी वलीद, एक्रेलिक और विनाइल मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है जी, मुझे पता है जी। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने बताया है कि एवरी ईयर मोल्ड मस्ट प्रोवाइड अ सेटिस्फैक्टरी अकूस्टिक सील, मतलब आवाज प्रॉपर जानी चाहिए। इसको जल्दी जल्दी देखते हैं। अनिका आपको आवाज आएगी सना के साथ कल जब आखिरी क्लास खत्म हो जाएगी। अकोस्टिकली कपल द हेयरिंग एड टू ईयर, ये इसके साथ हेयरिंग एड को जो है अटैच कर दिया जाता है। रिटेन द हेयरिंग एड बिहाइंड द पिन्ना, पिन्ना के पीछे जो है हेयरिंग एड को जो है रिटेन किया जाता है। बी कंफर्टेबल टू वेयर, अच्छा ये जो है एयर मोल्ड जो है ये ऐसा होना चाहिए कि जो उसको वेयर कर रहा है वो कंफर्टेबल फील करे, उसके लिए वो इरिटेटिंग जो ना हो या तकलीफ से ना हो। बी एस्थेटिकली एक्सेप्टेबल टू द पेशेंट, एक्सेप्टेबल हो जी, एस्थेटिकली लॉजिकली उसके लिए एक्सेप्टेबल हो। इन एडिशन ये कुछ चीजें यहाँ पे बताई हैं। मॉडिफाई द अकोस्टिक सिग्नल टू सूट अनयूजुअल हेयरिंग लॉसेस, be of a style that the patient can physically handle in case of disability, be easy to use caretaker और medical professional, इतना easy हो कि वो जो पेशेंट के केयर टेकर हैं उसके घर वाले हैं उनके लिए और प्रोफेशनल्स के लिए इजी हो। मतलब ये उसके बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं, प्रिकॉशंस बताई गई हैं। अच्छा जी, अब आप देखें, हमने बात की थी मटेरियल्स की, इसके डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं। जैसे मटेरियल है अडल्ट के लिए जो है ना, वो एक्रेलिक्स यूज होता है, ये हार्ड मटेरियल होता है, लेकिन अडल्ट इसको जो है कर लेते हैं मैनेज। बच्चों के लिए जो है वो पीवीसीज हैं, ठीक है, या हाइड्रोक्लेयर है, या डर्माटेक्स है। ये कुछ मटेरियल की मिसालें हैं, आपको एक मिसाल भी लिखते हैं पेपर में तो काफी होगा। हाई गेन के लिए मतलब ज्यादा फायदा जो है वो सिलिकॉन का जो मटेरियल होता है ना बच्चों, वो जरा नरम होता है, जिसके साथ हम बनाते हैं, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम लोग ज्यादातर जो है वो एक्रेलिक्स यूज करते हैं, या फिर ये पीवीसीज है। लेकिन इसका एक्रेलिक का जो है नुकसान होता है। एक्रेलिक का नुकसान क्या होता है कि
जब कभी ये एक तो ये कि इसके साथ जो है ना सख्त सख्त हार्ड फील होता है। दूसरा ये कि जब कभी खेल के दौरान बच्चे या बड़े गिर जाएं तो ये कान के अंदर कान को नुकसान पहुंचा सकता है। सो ये हार्ड होता है तो इसलिए इसका नुकसानात ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन जो पीवीसीज है या सिलिकॉन है इसमें लचक होती है, ये नरम होता है, इसके फायदे ज्यादा है, ये थोड़ा सा कॉस्टली है। इसके अलावा जी फेशियल मूवमेंट के लिए हार्ड फ्लेक्स, इसके अलावा वेरी सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर के लिए भी ये कुछ मटेरियल है। ये है जी मेडिक्राइल है। और वेरी हार्ड एयर स्ट्रक्चर के लिए एनी सॉफ्ट मटेरियल, एलर्जिक कंसर्न के हवाले से सिलिकॉन टू, हार्ड क्लियर, ये कुछ मटेरियल की टाइप्स है जी जो डिफरेंट जगहों पे यूज होती है। मेरी आवाज रिकनेक्ट हो गई है सनम। सना अजीज, आप महान है, ग्रेट है। अच्छा जी, स्टाइल कंसिडरेशन में ये हमारे पास कुछ चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले जब हम एयर मोल्ड बनाते हैं तो हमें क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफाई हु इज क्लाइंट एंड व्हाट इज देयर लाइफस्टाइल। क्या कि वो एक्टिव बच्चा है या फिर वो पैसिव रहता है, ठीक है। अब पास्ट हिस्ट्री उसकी क्या है, उस बच्चे को हेयरिंग लॉस कौन सा है, उसकी टाइप क्या थी, हुआ कब, ये सारा कुछ। फिजिकल एयर शेप, उसकी फिजिकल एयर शेप क्या है, उसकी जो है डेक्सटेरिटी, व्हाट कैन द क्लाइंट हैंडल एंड व्हाट फिजिकल लिमिटेशन मस्ट बी कंसिडर। वो क्या चीज ऐसी है जो उसको इजीली वो हैंडल कर सकता है। स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होके मेरा ऑटोमेटिकली ज्वाइन हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। बिलीव मी, मैं तो ये सारी स्लाइड पढ़ ली थी। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कहाँ तक सुना है। आई थिंक अकूस्टिक तक हम आ गए थे। जी अब क्लियर है। वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हुआ है, मुझे नहीं पता क्यों हुआ, लेकिन ऑटोमेटिकली हुआ। अच्छा जी, ये कुछ कंसिडरेशंस हैं जो हमें पहले देखनी चाहिए। हम अपने पेशेंट की, जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि केस हिस्ट्री लेते हैं, इसी तरह से कुछ कंसिडरेशन है जिनको हमें अपने माइंड में रखना चाहिए एयर मोल्ड से पहले। अच्छा जी, अब आपको जैसे कि मटेरियल के बारे में अभी कुछ बच्चों ने यहाँ बताया भी था। एक्रेलिक मटेरियल जो है वो कुछ हार्ड मटेरियल होता है, जो कि ज्यादातर एडल्ट्स के लिए रेकमेंड किया जाता है। इसका मैंने नुकसान आपको बताया है, ठीक है। तो एक्रेलिक मटेरियल में हमारे पास क्या होता है जी कि मैंने अपने पास अपने नोट्स कुछ खोले हुए हैं, उसमें मैंने जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्रेलिक मटेरियल के बारे में हमें बड़ा डिटेल से पढ़ाया गया था ये, बल्कि हमें प्रैक्टिकल भी करवाया गया था। आई विश की ओपन यूनिवर्सिटी में भी ये फैसिलिटी होती। एक्रेलिक मटेरियल के बारे में इसके जो नुकसान बताए गए हैं ना, कि इससे ये है कि नौजवान बच्चों में उम्र बढ़ने से ये ढीला हो जाता है, क्योंकि सख्त होने की वजह से इसमें लचक नहीं होती, और सख्त होने की वजह से बाज़ औक़ात पहनने वाला तकलीफ महसूस करता है। और अगर जैसे मैंने आपको बताया था, खेल के दौरान अगर बच्चा गिर जाए तो ये कान को जख्मी भी कर सकता है। सो इसलिए एक्रेलिक मटेरियल जो है, जो हार्ड एक्रेलिक मटेरियल है वो रिकमेंड नहीं किया जाता। उसकी निस्बत जो सॉफ्ट एक्रेलिक मटेरियल है वो रेकमेंड किया जाता है। सॉफ्ट एक्रेलिक मटेरियल के अंदर भी अगेन जो है वो दो तरह के मटेरियल होते हैं, जिसमें हमारे पास मटेरियल होता है। इसमें हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह की चीजें आ जाती हैं। और इसके बाद हमारे पास आता है जी सिलिकॉन मटेरियल, जिसके साथ जो मैंने आपको बताया था कि कुछ एक्सपेंसिव है, थर्मोप्लास्टिक।
अब थर्मोप्लास्टिक के बारे में मैं नहीं बता सकती। अच्छा जी, एक मटेरियल है विनाइल, जिसको पॉलीविनाइल भी कहते हैं। ये एक्रेलिक से थोड़ा सॉफ्ट होता है। अच्छा, एक्रेलिक के बारे में मैं आपको बताऊं, एक्रेलिक के बारे में मैंने मैंने जो लिखा हुआ था कि ये सॉफ्ट भी होता है, हार्ड भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम कंसिडर इसको हार्ड ही करेंगे। जो विनाइल मटेरियल है, ये एक्रेलिक जो हार्ड हार्ड वाला एक्रेलिक होता है उसकी निस्बत थोड़ा सॉफ्ट होता है। और ये जो है, ये वाले एयर मोल्ड बेस्ट सूटेड होते हैं इंडिविजुअल विद सॉफ्ट ईयर, जिनके कान नरम होते हैं, जैसे ओल्ड लोग हैं या बच्चे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। पॉलीथिलीन, ये एक थर्ड मटेरियल है जो एयर मोल्ड के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, जैसे आपने पॉलीथीन के बैग्स का सुना होगा, दिस मटेरियल इज सेमी हार्ड एंड वैक्सी। ये लाइक सेमी हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद है मच लाइक अ कैंडल, जैसे एक कैंडल की तरह का होता है। पॉलीथीन इज टिपिकली ओनली यूज इफ पेशेंट हार्बर्स एलर्जीज टू एक्रेलिक और विनाइल। ये सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल होता है अगर किसी पेशेंट यानी बच्चे को पहले दोनों मटेरियल से कोई एलर्जी हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उस सूरत में हम पॉलीथिलीन के जो है ना वो एयर मोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वैसे एक बात है, हम लोग जो अक्सर हैंड फ्री इस्तेमाल करते हैं बच्चों, जो कान के अंदर बिल्कुल इंसर्ट होती है, उसके साथ आगे प्लास्टिक के वो दो छोटे छोटे लगे होते हैं, वो भी पॉलीथिलीन के बने होते हैं। हो सकता है आप में से किसी को मेरी बात क्लिक हो रही हो, वो भी तो एयर मोल्ड ही है ना। क्या ख्याल है? ऐसे मैंने सही मिसाल दी है। हम लोग अक्सर जो हैंड फ्री इस्तेमाल करते हैं उसके साथ दो छोटे छोटे पॉलीथीन के मटेरियल के प्लास्टिक के बने होते हैं, जो कान के अंदर बिल्कुल यहाँ पे हमारे ऑडिटरी केनाल के साथ फिक्स हो जाते हैं। वो भी तो वो एयर मोल्ड ही है ना, वो भी। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आपके पास घर में ईयर मोल्ड आपके पड़े हुए हैं। जो यहाँ पे आप लोग जब कान में, अभी देखें मैंने जो कान के अंदर हैंड्स फ्री अभी लगाई हुई है ना, ये आपके एंड्रॉइड फोन के साथ जो मिलती है, वो उसके साथ ये जो छोटा सा हिस्सा है, जिसको आप क्या कह सकते हैं उर्दू में, ये जहां से आवाज आपके कानों में जाती है, जिसपे ये सारे डॉट लगे हुए हैं, इसको ये जो कान के अंदर फिक्स हो जाता है, ये बेसिकली ईयर मोल्ड ही है। ये है ईयर मोल्ड जो कान के अंदर आपके फिक्स हो जाता है। एक होते हैं हेडफोन जो हम कान के ऊपर पिन्ना के ऊपर प्लेस करते हैं। ये जो आप कान के अंदर हैंड्स फ्री लगा रहे हैं, ये ईयर मोल्ड ही है, इसका आगे वाला हिस्सा। सिंपल चीज यही हम पढ़ रहे हैं। इसका मटेरियल आप देखें, कई इसके आगे प्लास्टिक के लगे होते हैं, पॉलीथीन मटेरियल होता है वो। कई जगह पे ये प्लास्टिक हार्ड वाला होता है, ठीक है। ईयर मफ्स कहते हैं इसको जी। ठीक हो गया जी, ये प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज आ गई। आगे चलते हैं जी, हम मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं। एक सिलिकॉन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक टॉप चॉइस इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि ये बड़ी बेस्ट है, थोड़ी सी कॉस्टली है। सिलिकॉन मटेरियल इज फ्लेक्सिबल और कंफर्टेबल, इसमें काफी लचक होती है। ये और ये काफी टाइट फिट आता है, टाइट इसकी फिटिंग होती है। और ये ड्यूरेबल होता है, मतलब ये काफी देर देर का होता है। और ये पहनने वाले के लिए वो कहता है कि जी ये नरम होता है। और इसकी जो है इसको पॉलिश करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सिलिकॉन ऑटोमेटिकली बड़ा अच्छा होता है। और ये काफी लंबे अरसे तक के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और इसकी सफाई भी जो है ना, वो बहुत आसानी से जो है वो मुमकिन है। इसकी कुछ लेकिन खामियां हैं। खामी इसकी ये है कि ये मटेरियल जो है ना, वो दूसरे मटेरियल से महंगा होता है। और इससे जो है ना, ईयर मोल्ड तैयार करना भी, वो भी एक टेक्निकल काम है, उस बंदे का एक्सपर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है सिलिकॉन के मटेरियल से ईयर मोल्ड इस्तेमाल करना। अच्छा जी, टाइप है, जैसे इसमें भी कुछ टाइप्स आ जाती हैं। ओपन बिहाइंड द ईयर, बीटीई, मतलब द ओपन बीटी हियरिंग एड यूजेस आर, मतलब आप देखें कि एक हिस्सा उसका कान के अंदर फिक्स है और बाकी हिस्सा हियरिंग एड की केसिंग कान के पीछे है। अच्छा जी, अब आप देख लें, आपके पास ईयर मोल्ड आ गया है। आप ये देखें स्टूडेंट्स, गौर से देखिएगा। आपके पास नैन तारा, आपका नाम बहुत प्यारा है। नैन तारा नाम पढ़ने के बाद जो है ना, वो टिपिकल इंडिया की पुरानी हीरोइंस ज़हन में आ जाती हैं, या पाकिस्तान की। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें कि ये केसिंग है, ये कान के बिहाइंड द ईयर, बीटीई। अच्छा जी, मैं लेजेंड हूँ, आपसे कम लेजेंड नहीं हूँ, आप ज्यादा लेजेंड है। आपको तो कभी हिलरी क्लिंटन याद आती, शुक्र है फिरदौस आपा नहीं आपको याद आई, तो मेरी दूसरी क्लास में एक स्टूडेंट को याद आ रही थी। अच्छा जी, अब मुर्शद की डेफिनेशन मुझे नहीं पता। अच्छा ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने अभी मिसाल दी थी कि आप लोग अपनी जो हैंड फ्री इनका बना होता है, ज्यादातर तो हमारी प्लास्टिक की होती है ना, ये बेसिकली ईयर मोल्ड ही है।
ये देखें इसकी शेप्स डिफरेंट हो सकती हैं। सो हम हेयरिंग एड इस्तेमाल करने वाले जो कुव्वत समाज से महरूम बच्चे और अडल्ट वगैरह हैं, उनके लिए उनकी उनकी बॉडी साइज यानी कान के अंदरूनी हिस्से के साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंट शेप्स के ईयर मोल्ड बनाते हैं। हम लोग जो हैंड फ्री लेते हैं वो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के साइज की होती हैं, ऑल्दो कभी कभी वो हमारे कान में अक्सर पूरी नहीं आती, ठीक है। सो वो है जी ईयर मोल्ड जो मैं आपको एक्चुअली समझाना चाह रही हूँ। आप देखें कि ये केसिंग कान के पीछे आ जाएगी और इसके साथ ये हमारी जो वायर ये अंदर हमारे कान के साथ अंदर अटैच है। ये जो है ये है जी ईयर मोल्ड। ये आपने क्या लिखा है? लतन जैफी, ये कौन है? मुझे इसका नहीं पता, समझ नहीं आई क्या लिखा है। ओके जी, कैनाल मोल्ड है, ये भी एक उसकी कुछ टाइप्स आ गई हैं। दिस टाइप ऑफ मोल्ड इज प्लेस्ड ऑल द वे इनटू द कैनाल ऑफ द यूजर क्रिएटिंग अ समवट इनविजिबल डिवाइस। दिस मोल्ड इज लॉन्ग एंड वेरी स्मॉल, ये काफी छोटा होता है, ये इनविजिबल होता है। ये बेसिकली कैनाल के अंदर प्लेस किया जाता है, मतलब कुछ डीप हमारे जो है इधर आउटर ईयर से अंदर कुछ इसको प्लेस किया जाता है। कैनाल टिप, ये तीसरी टाइप है, लिविंग ओनली द पोर्शन ऑफ द मोल्ड फ्रॉम द प्राइमरी सील इनवर्स इफ द कैनाल इज वेल डिफाइंड। इसकी बिल्कुल टिप जो है वो कैनाल के साथ इसको अटैच कर दिया जाता है। लुटन जाफरी, ये कौन है? नाम सुना सुना लग रहा है। अच्छा जी, हाफ शेल मोल्ड मोल्ड है, ये कुछ इसकी टाइप्स हैं। दिस टाइप ऑफ मोल्ड फिल्स द वॉल ऑफ द ईयर एंड एक्सटेंड इनटू द ईयर कैनाल। ये जो हमारा कान का जो बॉल होता है, यानी कान का जो हमारा छोटा सा होल है, डीप एरिया है, ठीक है, ये इसको फिल कर देता है और ये ईयर तक जाता है। फुल शेल मोल्ड, दिस टाइप ऑफ मोल्ड fills the entire wall of the ear and extend into the canal, ये भी कैनाल के अंदर तक एक्सटेंड कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब कान के पिन्ना के साथ जो डीप हिस्सा है वहां पे भी फिक्स होता है। इसकी तस्वीरें नहीं दी गई वरना आपको समझ आ जाती। कोई बात नहीं सालिया चौधरी, हर कोई अपने जर्फ के मुताबिक बात करता है। I just ignored such comments. Skeleton mold, this mold is used in BTE hearing aid, ये behind the ear hearing aid में इस्तेमाल होता है। It's like a full mold with the center taken out of it. Semi skeleton mold है जी, this mold is like the skeleton mold, ये भी जैसा होता है। Part of the skeleton mold is cut away creating a hook to fit it the bottom of the ball of the ear। ये हमारे कान का जो बाउल है, यानी जो डीप हिस्सा है पिन्ना का नीचे की तरफ, जहां भी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, ये उसके नीचे उसके बॉटम में फिक्स होता है। उसके बाद है जी, ये इसकी कुछ मिसालें हैं यहाँ पे। होप सो कि आपको ये तस्वीरें देख के समझ आ जाएगा, लेकिन इतनी क्लियर नहीं है अंटिल और अनलेस के कान के अंदर फिक्सेशन हुई ना दिखाए। रिसीवर इन द कैनाल, ये हमारे साथ आप देखें कि ये रिसीवर है, स्लीव मोल्ड है जी, ये कुछ तस्वीरें हैं। मोहम्मद वलीद, ये टैक्टिक्स मेरी बाकी क्लासों में कभी भी नहीं चलेगी, मैंने फर्स्ट टाइम इस क्लास में देखा ये टैक्टिक। अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। अभी आपके कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें। और तो हम इसके बाद क्विज स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। लेट मी सर्च, मैंने कुछ क्वेश्चंस टाइप किए हुए थे, मैं वो फाइल ढूंढूं तब तक आप अपने कोई अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं आप प्लीज पूछ लें, फिर हम क्विज स्टार्ट करते हैं। क्विज होगी जी इंशाल्लाह, क्योंकि प्रेजेंटेशन खत्म हो गई है। अवर रशीद, आप एहसन रशीद की सिस्टर हैं? नाम मिलते जुलते हैं। अच्छा जी, कोई बात नहीं, अगर होती भी तो इसमें कोई हर्ज नहीं था।
ओके स्टूडेंट्स, फाइल मैंने ढूंढ लिया, बस मैं कॉपी पेस्ट कर लूं प्लीज। समीरा कल क्लास अपने कल वाले टाइम पे होगी, आज जल्दी हुई थी, कल 8:45 पे होगी। सना अजीज, आपने क्लास दोबारा ज्वाइन कर ली, अब आपको आवाज आ रही है? इमरान नजीर को मैं जानती हूँ जी, इमरान नजीर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे ये भी समझ आ गई है, बट आई एम डिफरेंट फ्रॉम इमरान नजीर। हाँ जी, इमरान नजीर साहब बहुत अच्छे टीचर हैं और मैं बहुत बैड टीचर हूँ जी, आप यही कहना चाह रहे हैं? मोहम्मद वलीद मुश्ताक। वलीद, यहाँ पे कोई स्कोरिंग नहीं हो रही है कि फर्स्ट में वो है और सेकंड में मैं हूँ। मैं चाहे लास्ट में हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आई एम डिफरेंट फ्रॉम इमरान नजीर। ही इज इमरान नजीर एंड आई एम तहीबा नाज। दैट्स द थिंग आई वांट टू टेल यू। So please stop this comparison among the teachers and focus on the class. यहाँ पे अभी कमेंट्स हो रहे हैं कि अभी एहसन के बारे में कमेंट्स है और मेरी फाइल फिर गायब हो गई है। मुझे नहीं पता कि क्लास में क्या हुआ है कि बार बार मैं डिस्कनेक्ट हो रही हूँ। मैं क्वेश्चन टाइप करने की कोशिश करती हूँ तो डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ। अभी हम जल्दी से क्विज करते हैं जी स्टूडेंट्स। ओके जी, थैंक यू सो मच। आपने कंपेयर किया जी, फर्स्ट में वो है, सेकंड में मैं हूँ। मैं ये कहती हूँ कि मैं लास्ट में हूँ, लेकिन दैट्स नॉट द थिंग कि आप यहाँ पे टीचर्स को कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं तो लास्ट में हूँ। इतने अच्छे टीचर्स हैं, इमरान नजीर है, अगर किसी ने नवीद शहजाद से पढ़ा है तो वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं। इसके अलावा भी मुर्तजा साहब हैं, वो इतने अच्छे टीचर हैं। इसके अलावा डॉक्टर हिना नूर है, वो हमारी उस्ताद हैं। सो उन जैसा तो कोई भी नहीं है। हमारे जो उस्ताद हैं, मैं समझती हूँ हम उनके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है। हम तो कहीं, मेरा नंबर तो कहीं लास्ट में जाके आता होगा। सो कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, सारे उस्ताद बहुत अच्छे हैं। ओके जी, अभी आपके पास जो है क्वेश्चन आ रहा है, टेक्निकल क्वेश्चन होगा स्टूडेंट। अभी आपने पता क्या करना है, मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। रूल ये है, नहीं नहीं अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने वैसे एक जनरल बात की है कि हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए टीचर्स का, सारे टीचर अच्छे होते हैं।
टीचर जो यहाँ पे लेक्चर देने आते हैं उनके पास ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो नॉलेज होता होगा जो वो यहाँ पे आते हैं। ओके जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आपके पास रूल ये है कि आपने पब्लिक चैट में उसका आंसर नहीं देना, मैं आपको पोल के ऑप्शन दूंगी। सो योर क्वेश्चन इज दैट राइट नाउ 13 मिनट रह गए हैं, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो उसके आंसर जो है मुझे चाहिए। अभी आपके पास पोल स्टार्ट होता है राइट नाउ। योर पोल स्टार्ट्स राइट नाउ। मैं क्वेश्चन आपको बोल के सुना देती हूँ। आपके पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन ये है जी, पब्लिक चैट में अब मुझे कोई कमेंट नहीं आएगा, सब लोग पोल पे फोकस करेंगे, ये रूल है इसका। विच पार्ट ऑफ द ईयर हैज नो रोल टू प्ले इन हेयरिंग बट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेयरिंग में उसका कोई पार्ट नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर ऑसिकल्स, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, यूस्टेशियन ट्यूब या वेस्टिबुलर अपरेटस। टेक्निकल क्वेश्चन है, फंसाने वाला। जिसको आता होगा प्रॉपर वही सही जवाब देगा, बाकी लोग तुक्का लगा रहे हैं। तना अजीज, नो कमेंट देयर। यहाँ कोई कमेंट नहीं आना चाहिए, मैंने अगेन रिमूव कर देना है। पहले आपकी वजह से मैंने आपको रिमूव किया है। आपको मैंने पहले रिमूव किया था क्लास में, मैं आपको बता दूं। थैंक यू सो मच।